नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमैनुएल कांट की फिलॉसफी की। कांट की फिलॉसफी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से। हम क्या जान सकते हैं? उन्होंने इंसानी ज्ञान की सीमाओं और संभावनाओं पर विचार किया और यह समझाने की कोशिश की कि इंसान किस तरह से दुनिया को समझता है। कांट से पहले दो मुख्य विचारधाराएं चल रही थीं। एक थी रैशनलिज्म, जो कहती थी कि सच्चा ज्ञान तर्क से आता है, और दूसरी थी एम्पिरिसिज्म, जो कहती थी कि ज्ञान सिर्फ अनुभव से आता है। कांट ने इन दोनों को मिलाकर एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान केवल अनुभव से नहीं आता और न ही केवल तर्क से, बल्कि हमारे दिमाग की कुछ खास संरचनाएं होती हैं जो अनुभव को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने इस विचार को ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा। मान लो तुम एक लाल गेंद देख रहे हो। तुम्हारी आंखों ने उसका रंग और आकार महसूस किया, यह हुआ अनुभव। लेकिन तुम्हारा दिमाग उस जानकारी को समझने के लिए पहले से ही तैयार है। तुम्हें यह जानने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कि वो गोल है या कि वह समय में किसी क्रम में हिल रही है। कांट ने कहा कि हमारा दिमाग कुछ ऐसे आइडियाज और स्ट्रक्चर्स के साथ आता है जो अनुभव को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे समय, स्थान, कारण और प्रभाव। हम किसी भी घटना को तभी समझ सकते हैं जब वो इन कैटेगरीज में फिट हो। अगर कोई चीज इन कैटेगरीज में नहीं आती तो हम उसे समझ ही नहीं सकते। उन्होंने दो कंसेप्ट्स दिए, ए प्रियोरी और ए पोस्टीरियरी ज्ञान। ए प्रायोरी वो ज्ञान है जो अनुभव से पहले से ही होता है, जैसे कि गणित के सिद्धांत 2+2 ये तुम बिना किसी अनुभव के भी समझ सकते हो। ए पोस्टीरियरी ज्ञान वो है जो अनुभव के बाद आता है, जैसे कि आम का स्वाद कैसा होता है ये तभी जान सकते हो जब आपने उसे छका हो। कांट ने अपनी किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में एक बहुत जरूरी बात कही। हम दुनिया को जैसी वो है वैसे नहीं देख पाते, बल्कि जैसी हमें दिखती है वैसे देखते हैं। उन्होंने इसे दो भागों में बांटा, फिनोमेना यानी जैसा हमें दिखता है, और नूमना यानी जैसा वास्तव में है। मान लो तुम एक गुलाब का फूल देखते हो, उसकी खुशबू, रंग, आकार ये सब तुम अनुभव करते हो। लेकिन वो गुलाब असल में कैसा है वो तुम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि तुम्हारा अनुभव और दिमाग उसे एक खास ढांचे में ढालकर ही पेश करता है। इसलिए कांट कहते हैं कि हम जिस दुनिया को देखते हैं वो दरअसल हमारी चेतना द्वारा निर्मित है। इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम उसे जैसा अनुभव करते हैं वो पूरी तरह हमारे मेंटल फिल्टर्स से होकर आता है। यहां कांट का एक फेमस कोट है, थॉट्स विदाउट कंटेंट आर एम्प्टी, इंट्यूशंस विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास विचार हैं लेकिन अनुभव नहीं तो वो खाली है, और अगर हमारे पास अनुभव है लेकिन उन्हें समझने के लिए कोई विचार नहीं तो वो अंधे हैं। कांट का ज्ञान सिद्धांत यह भी कहता है कि हमारा दिमाग केवल पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि वो एक्टिवली अनुभव को ऑर्गेनाइज करता है। हम सिर्फ दुनिया को ऑब्जॉर्व नहीं करते, बल्कि उसे समझने के लिए लगातार उसमें स्ट्रक्चर जोड़ते हैं। अब सोचो कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है कि हर इंसान का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन उसका रीजन और उसका दिमाग उसे एक ही तरीके से समझता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स सभी में समान है। यही रीजन है कि विज्ञान और गणित जैसी चीजें यूनिवर्सल होती हैं, क्योंकि वो हमारी सोच के शेयर्ड स्ट्रक्चर पर आधारित हैं। कांट की यह सोच आज की कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी में भी देखी जाती है, जैसे कि इंसान का दिमाग कैसे पैटर्न पहचानता है, कैसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझता है, और कैसे एक लिमिटेड इनपुट से वो एक कंप्लीट मीनिंग निकाल लेता है। उनका ज्ञान सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसानी समझदारी कितनी कॉम्प्लेक्स है। यह न सिर्फ फिलॉसफी बल्कि एजुकेशन, न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी एक फाउंडेशनल विचार बन चुका है। कांट का कहना था कि हमारे पास नॉलेज का कुछ हिस्सा पहले से ही होता है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, मोडालिटी जैसी कैटेगरीज, और इसी वजह से हम कैओटिक अनुभवों को एक मीनिंगफुल दुनिया में बदल पाते हैं। कांट के अनुसार जब भी कोई अनुभव होता है तो वह केवल आंखों, कानों या इंद्रियों से नहीं होता, उसके पीछे एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो उसे ऑर्गेनाइज करती है। उन्होंने अनुभव को दो स्तरों पर बांटा, पहला है सेंसिबिलिटी और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। सेंसिबिलिटी यानी संवेदनशीलता का मतलब है हमारी इंद्रियां जो हमें जानकारी देती हैं, जैसे कि कोई चीज दिख रही है, कोई आवाज आ रही है, कोई सुगंध महसूस हो रही है।
लेकिन यह जानकारी अपने आप में अधूरी होती है। अगर इसे कोई अर्थ नहीं दिया जाए तो ये केवल सिग्नल्स हैं, बिना किसी कनेक्शन के। अब यहां आती है अंडरस्टैंडिंग की भूमिका। अंडरस्टैंडिंग इन जानकारियों को जोड़ती है, उनका विश्लेषण करती है और एक ठोस अनुभव में बदल देती है। यही कारण है कि जब तुम एक कार के पास से गुजरते हो तो तुम्हारा दिमाग यह तय कर पाता है कि वो आवाज कार की है, उसकी गति क्या है और वो किस दिशा में जा रही है। कांत ने कहा कि यह सब संभव होता है कुछ फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन की वजह से, और वे दो हैं, टाइम और स्पेस। ये दो ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिनके बिना कोई भी अनुभव संभव नहीं है। समय और स्थान कांट के अनुसार बाहरी दुनिया के गुण नहीं है, बल्कि हमारे मन की बनावट है। मतलब यह कि समय और स्थान वास्तव में कहीं बाहर मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव को शेप देने के लिए हमारे मन के अंदर हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमेशा किसी समय और किसी स्थान में होता है। तुम कोई ऐसी चीज सोच भी नहीं सकते जो ना समय में हो और ना स्थान में। कांत कहते हैं कि समय और स्थान ए प्रायोरी इंट्यूशंस हैं, यानी ये अनुभव से पहले ही हमारे अंदर मौजूद होते हैं। जब भी कोई घटना घटती है हम उसे अपने मन में समय और स्थान के रूप में ढाल देते हैं। एक छोटा उदाहरण लो, एक गेंद हवा में फेंकी जाती है। तुम उसकी गति देखते हो, उसका ऊपर जाना और फिर नीचे गिरना महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग उस पूरी घटना को समय और स्थान के ढांचे में ऑर्गेनाइज करता है। गेंद अब कहां है, पहले कहां थी और अगले पल कहां होगी, यह सब सोच अपने आप होती है। इसी तरह जब तुम संगीत सुनते हो तो हर सुर और ताल को एक क्रम में अनुभव करते हो। अगर समय की समझ ना हो तो सब सुर एक साथ आ जाएंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए समय हमारे अनुभव की जरूरी शर्त है। स्थान के बिना हम किसी चीज को पोजीशन नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई कहे कि पंखा दाएं है तो तुम्हें यह समझने के लिए एक स्पेशल रेफरेंस चाहिए। बिना स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के तुम ये नहीं जान सकते कि दाएं कहां है। कांट की फिलॉसफी कहती है कि अनुभव केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर के ढांचे भी उसे संभव बनाते हैं। तो जब तुम किसी चीज को देखते हो, जैसे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो वो ट्रेन तुम्हारी आंखों से दिख रही है, लेकिन वो ट्रेन सच नहीं है जो तुम देख रहे हो। वो ट्रेन तुम्हारे अनुभव के अनुसार है, तुम्हारे टाइम स्पेस फ्रेमवर्क और कैटेगरीज के अनुसार। इस तरह कांट ने एम्पिरिसिस्ट्स की इस धारणा को बदल दिया कि ज्ञान केवल एक्सपीरियंस से आता है। उन्होंने कहा कि अनुभव अपने आप में कैओटिक होता है, बिना किसी स्ट्रक्चर के। उसे समझने के लिए तुम्हें कुछ मानसिक कैटेगरीज की जरूरत होती है, और यही कैटेगरीज तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं। यह विचार बहुत रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम अपने अनुभव के सहनिर्माता भी हैं। इस पूरे भाग का निचोड़ यह है कि तुम्हारा अनुभव जितना बाहर से आता है उतना ही तुम्हारे भीतर से भी आता है। तुम्हारे दिमाग की तैयारी, उसकी कैटेगरीज, उसका फ्रेमवर्क, ये सब तुम्हें वो अनुभव देते हैं जो तुम करते हो। इससे यह भी सिद्ध होता है कि इंसान की चेतना केवल एक पास थ्रू फिल्टर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, जो एक रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल दुनिया में बदलता है। यही है कांट की ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी की शक्ति। जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, तो अक्सर हम सोचते हैं कि जवाब परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन कांत इससे बिल्कुल अलग सोचते थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता का आधार परिस्थितियां नहीं हो सकती, बल्कि वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, यानी एक ऐसा नियम जो हर व्यक्ति, हर समय, हर जगह पर लागू हो सके। उन्होंने इस विचार को कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहा, एक ऐसा नैतिक नियम जो बिना किसी शर्त के सही होता है। इसका मतलब यह कि तुम कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं करो कि उससे फायदा होगा या वो आसान है, बल्कि इसलिए करो क्योंकि वो नैतिक रूप से सही है। कांत कहते हैं कि तुम्हारे हर एक्शन के पीछे एक प्रिंसिपल होता है, जिसे उन्होंने मैक्सिम कहा, और यह मैक्सिम ऐसा होना चाहिए कि तुम चाहो कि हर कोई उस पर अमल करे। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग किसी नियम का पालन करें, तभी वो नैतिक हो सकता है। मान लो तुम सोच रहे हो कि क्या चोरी करना ठीक है अगर तुम्हें बहुत जरूरत है। कांत कहेंगे, सोचो कि अगर हर कोई चोरी करने लगे जब उसे जरूरत हो, तो क्या समाज चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए चोरी करना कभी भी नैतिक नहीं हो सकता, भले ही परिस्थिति जैसी भी हो। उन्होंने एक बहुत फेमस वाक्य कहा, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ।
इसका अर्थ हुआ, सिर्फ उसी नियम पर चलो जिसे तुम चाहो कि पूरी दुनिया फॉलो करे। कांट के अनुसार इंसान को साधन नहीं बल्कि उद्देश्य समझा जाना चाहिए। यानी किसी भी इंसान का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए मत करो। हर इंसान की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसलिए उसे सम्मान देना नैतिकता की पहली शर्त है। मान लो तुम किसी से झूठ बोलकर कोई फायदा उठाते हो, तुम उसे सिर्फ एक जरिया बना रहे हो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। लेकिन कांट कहते हैं कि यह गलत है, क्योंकि तुम उस व्यक्ति को एक एंड की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, बल्कि एक मीन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। कांट के नैतिक दर्शन में इरादे का बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने कहा कि कोई काम नैतिक तभी होता है जब वो ड्यूटी से किया गया हो। अगर तुम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो वो नैतिक नहीं है। लेकिन अगर तुम ये काम कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, भले ही तुम्हें कोई भावनात्मक लाभ ना हो, तो वो नैतिक है। इस विचारधारा में भावना या परिणाम का कोई महत्व नहीं है, केवल कर्तव्य और इरादा ही मायने रखता है। इसी वजह से कांट का नैतिक दर्शन बहुत कठोर और सख्त माना जाता है, लेकिन यही इसकी गहराई भी है। एक और उदाहरण लो। एक डॉक्टर अगर अपने मरीज को सच्चाई बताता है कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, भले ही मरीज दुखी हो जाए, तो कांट कहेंगे ये नैतिक है, क्योंकि डॉक्टर ने सच्चाई बोली, अपने कर्तव्य को निभाया, भले ही परिणाम दुखद हो। आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर लाभ, सुविधा और परिणामों के आधार पर नैतिकता तय करते हैं, कांट का दर्शन एक रिमाइंडर है कि कुछ यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत भी होने चाहिए। ये सिद्धांत हमें इंसानियत की असली गरिमा और जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। नैतिकता कोई सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा नियम होना चाहिए जो सबके लिए समान रूप से लागू हो सके। और यही कांट के कैटेगोरिकल इंपरेटिव का मूल है। एक नैतिकता जो तर्क संगत हो, सार्वभौमिक हो और जिसमें इंसान को साधन नहीं बल्कि उद्देश्य माना जाए। कांट का सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स का विचार उनकी किताब क्रिटिक ऑफ जजमेंट में सामने आया। यहां कांट ने यह समझाने की कोशिश की कि हम किसी चीज को सुंदर क्यों मानते हैं और यह अनुभव कैसे एक विशेष प्रकार का आनंद देता है। उनका यह विचार दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने सौंदर्य को न तो पूरी तरह से सब्जेक्टिविटी पर टिका माना और न ही पूरी तरह ऑब्जेक्टिविटी पर। मान लो तुम एक सूरज की डूबती रोशनी देख रहे हो। वो दृश्य तुम्हें सुंदर लगता है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, किसी और को भी उतना ही सुंदर लग सकता है। यानी सौंदर्य अनुभव व्यक्तिगत होते हुए भी किसी हद तक यूनिवर्सल डिमांड करते हैं। कांट कहते हैं कि जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि मुझे यह अच्छा लगा, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी उसे अच्छा माने। इसी को कांट ने यूनिवर्सल सब्जेक्टिव वैलिडिटी कहा। यानी यह अनुभव व्यक्तिगत है, लेकिन उसमें एक सार्वभौमिकता की भावना भी होती है। उन्होंने सौंदर्य अनुभव को डिसइंटरेस्टेड प्लेजर कहा, यानी ऐसा सुख जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। तुम किसी फूल को देखकर प्रसन्न होते हो, लेकिन तुम उसे खरीदना या उसका उपयोग करना नहीं चाहते, बस उसकी सुंदरता को देखकर आनंदित होते हो। ये डिसइंटरेस्टेडनेस कांट के लिए सौंदर्य अनुभव की सबसे प्रमुख शर्त है। मान लो तुम्हें किसी महंगे गहने की सुंदरता भा रही है, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी उस गहने के मूल्य या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है, तो वो एस्थेटिक जजमेंट नहीं कहलाएगी। वहीं अगर तुम उसकी रूपरेखा, चमक और आकार की वजह से आनंदित हो रहे हो, बिना किसी लोभ या लाभ की भावना के, तो वही सच्चा सौंदर्य अनुभव है। कांट ने दो प्रकार की जजमेंट्स में अंतर किया, डिटर्मिनेंट जजमेंट्स और रिफ्लेक्टिव जजमेंट्स। जब तुम किसी चीज को किसी पहले से तय नियम के अनुसार परखते हो, जैसे कि गणित का उत्तर सही है या नहीं, तो वो डिटर्मिनेंट जजमेंट है। लेकिन जब तुम किसी चीज को देखकर सोचते हो कि यह सुंदर क्यों लग रही है, बिना किसी फिक्स्ड रूल के, तो वो रिफ्लेक्टिव जजमेंट है। और यही रिफ्लेक्टिव जजमेंट सौंदर्य शास्त्र की आत्मा है। यहां तक कि कांट ने प्रकृति और कला दोनों में सौंदर्य की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की सुंदरता फ्री ब्यूटी होती है, जैसे कि एक तितली, एक फूल या किसी नदी की लहरें। वहीं कला की सुंदरता डिपेंडेंट ब्यूटी होती है, जो किसी उद्देश्य या कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है, जैसे एक कविता, एक मूर्ति या कोई चित्र। कांट के सौंदर्य शास्त्र में इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग की बहुत खास भूमिका है। जब तुम कोई सुंदर चीज देखते हो,
तो तुम्हारा इमेजिनेशन उसे एक्सप्लोर करता है और अंडरस्टैंडिंग उसे एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में एक प्रकार की हार्मनी बनती है जो आनंददायक होती है। यही सौंदर्य अनुभव है। अब बात करते हैं कांट के उद्देश्य शून्यता यानी टेलियोलॉजी के विचार की। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या प्रकृति में कोई उद्देश्य है? क्या चीजें किसी विशेष लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं? विज्ञान अक्सर कहता है कि सब कुछ कारण और प्रभाव के नियमों से चलता है, लेकिन कांट ने कहा कि हमें प्रकृति को ऐसे भी देखना चाहिए जैसे उसमें कोई उद्देश्य हो, भले ही वो वास्तव में ना हो। मान लो तुम एक पौधे को देखते हो जो सूरज की तरफ मुड़ रहा है। तुम सोच सकते हो कि इसका उद्देश्य सूर्य प्रकाश लेना है, लेकिन यह हमारा ह्यूमन व्यू पॉइंट है। कांट कहते हैं कि यह सोच एज इफ की तरह है, यानी हम ऐसा मानते हैं जैसे कोई उद्देश्य हो ताकि हम प्रकृति को समझ सकें। उन्होंने इस तरीके को रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहा। यह कोई नियम नहीं है जो प्रकृति को बाध्य करता हो, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें समझने में मदद करता है। जैसे कि तुम किसी नदी के बहाव को देखकर कहो, यह जीवन देता है, जबकि असल में नदी का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यह सोच हमें उस प्रक्रिया की गहराई समझने में मदद देती है। उन्होंने जीव विज्ञान, बायोलॉजी में भी यह विचार लागू किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी जीव के अंगों को देखते हैं, जैसे कि पक्षियों के पंख, मछलियों के गलफड़े, तो हम स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि ये अंग किसी उद्देश्य के लिए बने हैं। लेकिन यह हमारी समझ की आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं कि प्रकृति ने कोई कॉन्शियस डिजाइन बनाया हो। इसलिए कांट का उद्देश्य शून्यता का विचार यह बताता है कि हम जब प्रकृति को किसी योजना या डिजाइन के रूप में देखते हैं, तो वो हमारे सोचने का तरीका है, प्रकृति की अनिवार्य संरचना नहीं। इस पूरे भाग का सार यह है कि कांट के लिए सौंदर्य और उद्देश्य शून्यता दोनों ही अनुभव का हिस्सा है, जो हमें न सिर्फ आनंद देते हैं बल्कि हमारी समझ को भी विस्तृत करते हैं। सौंदर्य का अनुभव हमें यह सिखाता है कि कैसे बिना स्वार्थ के भी कुछ सराहा जा सकता है, और उद्देश्य शून्यता का विचार हमें यह बताता है कि कैसे हम प्रकृति की गहराई को समझने के लिए खुद ही अर्थ गढ़ते हैं, भले ही वो वास्तव में वहां ना हो। कांट की एस्थेटिक्स और टेलियोलॉजी का दर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि इंसानी चेतना सिर्फ ज्ञान अर्जन की मशीन नहीं है, बल्कि वो आनंद लेने, अर्थ खोजने और प्रकृति के साथ संवाद करने का भी माध्यम है। कांट का दर्शन अक्सर जटिल और गूढ़ समझा जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, उसमें गहरी प्रैक्टिकलिटी छिपी है। उनके विचार आज भी हमारी निजी, सामाजिक और वैश्विक जिंदगी पर लागू होते हैं। सबसे पहले बात करें नैतिकता की। कांट का कैटेगोरिकल इंपरेटिव यानी उनका नैतिक सूत्र यह कहता है, ऐसा आचरण करो कि तुम्हारा कार्य का नियम ऐसा हो कि वह एक सार्वभौमिक नियम बन सके, यानी जो तुम अपने लिए सही समझते हो वैसा ही सबके लिए भी चाहो। आज के समय में जब हम निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार या झूठ से घिरे होते हैं, तो कांट का यह नैतिक सूत्र एक दर्पण की तरह काम करता है। सोचिए, अगर हर इंसान ऐसा व्यवहार करे जो वह चाहता है कि पूरी दुनिया भी वैसा ही करे, तो समाज कितना संयमित, ईमानदार और शांतिपूर्ण बन सकता है। मान लो तुम ट्रैफिक में हो और तुम्हें बहुत जल्दी है। अगर तुम रेड लाइट तोड़ते हो तो यह सिर्फ तुम्हारा एक्ट नहीं है। अगर सब ऐसा करने लगें तो चाओस फैल जाएगा। कांट कहते हैं कि नैतिकता का मतलब होता है खुद को भी उसी नियम से बांधना जो तुम दूसरों पर लागू करना चाहते हो। अब बात करें राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर कांट के रेलेवेंस की। उन्होंने परपेचुअल पीस नाम से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने शांति की स्थायी कल्पना की थी। उनका मानना था कि एक वैश्विक व्यवस्था जिसमें लोकतांत्रिक राष्ट्र आपस में युद्ध की बजाय संवाद करें, यही स्थायी शांति का आधार हो सकता है। आज जब दुनिया बार बार युद्धों, सीमा विवादों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है, कांट का यह सपना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रों को एक ऐसे संघ में जुड़ना चाहिए जहां अंतरराष्ट्रीय कानून, पारदर्शिता और न्याय हो। कुछ हद तक यूनाइटेड नेशंस इसी विचार की झलक है। कांट का एपिस्टेमोलॉजी भी आज के विज्ञान, मनोविज्ञान और तकनीकी युग में बहुत काम आता है। जब कांट ने कहा कि हम चीजों को वैसे नहीं जानते जैसी वे स्वयं में हैं, बल्कि जैसी वे हमारे अनुभव में आती हैं, तो उन्होंने कॉग्निटिव फिल्टर्स यानी हमारी परसेप्शन की सीमाओं को बताया। आज के न्यूरोसाइंस और एआई रिसर्च में भी यही सवाल है, क्या हम रियलिटी को वैसा ही देख रहे हैं जैसी वो है, या हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करके एक इमेज बना रहा है।
कांट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह विचार दिया कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की सीमाएं हैं और इसलिए ज्ञान भी एक स्ट्रक्चर्ड और फिल्टर किया हुआ अनुभव है। कांट का सौंदर्य शास्त्र भी आज की दुनिया में बेहद प्रासंगिक है। आज के इंस्टाग्राम ऑब्सेस्ड अपीयरेंस ड्रिवन युग में कांट का डिसइंटरेस्टेड ब्यूटी का विचार हमें याद दिलाता है कि सच्चा सौंदर्य वह होता है जो किसी स्वार्थ से मुक्त हो। मान लो तुम किसी पहाड़ को देखकर खुश हो जाते हो। वो खुशी इस वजह से है कि वह अनुभव तुम्हारे अंदर एक हार्मनी जगाता है। तुम उस पहाड़ को न खरीद सकते हो, न बदल सकते हो, फिर भी वह तुम्हें आनंद देता है। कांट इसी अनुभव को असली सुंदरता मानते थे। आज के उपभोक्तावादी युग में यह सीख जरूरी हो गई है। कांट का उद्देश्य शून्यता का विचार यानी टेलियोलॉजी भी हमें प्रकृति के साथ एक नया संबंध सिखाता है। हम अक्सर पर्यावरण को एक रिसोर्स मानते हैं, लेकिन कांट हमें सिखाते हैं कि प्रकृति को ऐसे देखो जैसे उसमें एक उद्देश्य है। इस सोच से हमारे अंदर एक जिम्मेदारी आती है, संरक्षण की, सह अस्तित्व की। आखिर में बात करें उनके समकालीन रिलेवेंस की व्यक्तिगत स्तर पर, तो कांट हमें यह सोचने को मजबूर करते हैं कि इंसान सिर्फ भावनाओं या परिणामों से नहीं चलता, बल्कि उसे उसके कर्तव्य से चलना चाहिए। आज की दुनिया जहां जो अच्छा लगे वही करो का संदेश हावी है, वहां कांट की आवाज कहती है, जो सही है वही करो, चाहे वो कठिन हो, अप्रिय हो या नुकसानदायक हो। इसलिए कांट का दर्शन आज भी जीवित है। वो हमारे नैतिक निर्णयों से लेकर राजनीतिक सोच, सौंदर्य की परिभाषा, ज्ञान की समझ और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते, हर स्तर पर काम आता है। उन्होंने जो गहराई से मानव चेतना की परतों को देखा, वह हमें आज भी आत्मचिंतन, विवेक और जिम्मेदारी की ओर प्रेरित करता है। कांट ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके पास सब सवालों के जवाब हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसा ढांचा दिया जिससे हम खुद जवाब खोज सकते हैं, और शायद यही एक सच्चे दार्शनिक की सबसे बड़ी देन होती है। कांट ने धर्म पर भी खूब लिखा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिलीजन विद इन द लिमिट्स ऑफ रीजन अलोन। उसमें उन्होंने कहा कि धर्म सिर्फ आस्था नहीं होना चाहिए, उसमें रीजन का भी स्थान हो। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों और नियमों की आलोचना नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि अगर धर्म नैतिकता को प्रमोट नहीं कर रहा तो वह व्यर्थ है। कांट के लिए गॉड एक नैतिक पॉस्टुलेट था, यानी हमें नैतिक व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए ईश्वर को मानना पड़ता है। लेकिन यह विश्वास ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि तर्कपूर्ण नैतिक जरूरत है। कांट का दर्शन आज भी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे हर विचार में जिंदा है, चाहे वह नैतिक निर्णय हो, विज्ञान की सीमाएं, प्रकृति की व्याख्या, धर्म का मतलब या इंसानी गरिमा की परिभाषा। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने हमें वो दृष्टि दी जिससे हम खुद जवाब खोज सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान अपने विवेक से, बिना किसी दबाव या लालच के, खुद को समझे और दूसरों की इज्जत करे। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची नैतिकता है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। इमैनुअल कांट की फिलॉसफी कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक चलता हुआ आईना है जिसमें हम हर दौर, हर पीढ़ी और हर प्रश्न को नए नजरिए से देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।